एक आईबी अधिकारी की हत्या हो जाती है। आईबी अधिकारी के पिता जो है पुलिस कमिश्नर के पास जाते हैं अपने बेटा का कंप्लेन लेकर, लेकिन उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। वो दौड़ते रहते हैं, परेशान रहते हैं, तब भी उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। अंततः उन्हें न्यायालय के शरण में जाना पड़ता है और न्यायालय के द्वारा आदेश देने के बाद एफआईआर दर्ज की जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है। तभी आईबी अफसर की जांच की, हत्या की जांच की पर्दा खुलता है। पर्दा खुलने के बाद जो सामने आता है उसे सुनने के बाद पूरे आईबी अफसर अधिकारी के अंतर्गत हड़कंप मच जाता है कि इस तरह की घटना कैसे कोई कर सकता है। जो हत्या हुआ था उसका कोई भी प्रूफ नहीं मिलता है, कोई भी सबूत नहीं रहता है। जांच पड़ताल में इतनी परेशानी होती है कि आईबी अफसर की हत्या का गुत्थी सुलझ ही नहीं पा रहा था। अंततः जब सुलझा तो इसमें से सामने जो निकल कर आया और सुनने के बाद सभी हैरान और परेशान हो गए। लेकिन इस घटना को जब आप भी सुनेंगे तो आप भी हैरान परेशान हो जाएंगे। नमस्कार, मैं संतोष प्रसाद, आप देख रहे हैं संतोष अकेला फैक्ट। दरअसल ये कहानी शुरू होता है राजस्थान का एक ज़िला है झालावाड़, और इसी झालावाड़ जिला से सटा हुआ एक गांव लगता है रलायत। रलायत गांव का रहने वाला एक आईबी अफसर जिसका नाम होता है चेतन प्रकाश गलवा। चेतन प्रकाश गलवा का शादी वर्ष 2017 में अनीता मीना के साथ हो जाता है। अनीता मीना जो पहले से सरकारी टीचर रहती है। सरकारी टीचर रहने के कारण प्रकाश का और उन दोनों का जोड़ी ठीक ठाक रहता है। लेकिन प्रकाश जो होता है वो शादी के समय बेरोजगार रहता है। जब शादी होता है उस समय प्रकाश रोजगार नहीं होता है, उसकी आईबी अफसर वो उस समय तक नहीं बना रहता है। लेकिन उस समय उसकी पत्नी जो रहती है वह टीचर बन जाती है। कुछ दिन के बाद वर्ष 2017 में ही मई जून में प्रकाश की भी नौकरी लग जाती है आईबी अफसर में। वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में तकनीकी पद पर पदस्थापित हो जाता है और उसकी पहला पोस्टिंग चला जाता है दिल्ली। दिल्ली में पोस्टिंग होने के बाद अपनी पत्नी से थोड़ी दूरी हो चुका था, चूँकि पत्नी राजस्थान में रह रही थी और पति जो था वो दिल्ली में पोस्टिंग था। इस बीच में जब भी मौका मिलता था वह अपने परिवार से मिलने के लिए राजस्थान चला जाता था। उसी दौरान 18 फरवरी 2018 को परवीन जो होता है अपनी पत्नी से मिलने के लिए निकलता है दिल्ली से। लेकिन उस दौरान पत्नी का दोनों का एक बच्चा पहले से हो चुका होता है, लेकिन दूसरा बच्चा जो रहता है वह अनीता का पेट में पल रहा होता है। मतलब अनीता जो है प्रेग्नेंट रहती है। इन लोगों का शादी वर्ष 2017 के जनवरी महीना में हुआ था, जिससे अनीता और प्रकाश का पहले से एक बेटा हो चुका था, दूसरा बेटा होने वाला रहता है। अनीता प्रेग्नेंट रहती है। उसी बीच में प्रकाश जो होता है दिल्ली से निकलता है राजस्थान अपनी पत्नी से मिलने के लिए। 18 फरवरी का दिन रहता है। तभी प्रकाश जो है दिल्ली से निकलने के बाद पहुंचता है राजस्थान से अपने माता पिता के पास मिलता है, जो माता पिता उसके राजस्थान के गांव में रह रहे थे। वहां से वो कुछ देर के बाद अपने पत्नी और बच्चे से मिलने के लिए वो निकलता है। लेकिन काफ़ी देर हो जाने के बाद पत्नी फ़ोन लगाती है और फ़ोन लगाने के बाद पत्नी परेशान रहती है। प्रकाश घर नहीं पहुंच रहा था, रात हो चुका था। घर नहीं पहुंचने के बाद पत्नी जो काफ़ी परेशान हो जाती है, इधर उधर फ़ोन घुमाने लगती है। अपने ससुर को फ़ोन लगाती है, ससुर से पूछती है कि प्रकाश वहाँ पहुँचा क्या। ससुर बोलते हैं हाँ, प्रकाश यहाँ आया था और यहाँ से तुम्हारे पास जाने के लिए वो दोपहर में 4 बजे ही 3 से 4 बजे वो निकल चुका था। तभी पत्नी बोलती है, अनीता बोलती है कि अभी तक वो घर नहीं पहुँचे, रात के 10 बज चुके हैं।
रात के 10 बज चुके हैं और पति मेरे घर तक नहीं पहुँचे। तभी प्रकाश के पिता परेशान हो जाते हैं और वह अपने बेटे को फ़ोन लगाते हैं, लेकिन बेटे का फ़ोन जो रहता है वो स्विच ऑफ मिलता है। इस कारण से बेटे का कोई लोकेशन पता नहीं चल रहा था और दौड़े दौड़े राजस्थान के पुलिस चौकी पहुंचते हैं। पुलिस चौकी पहुंचने के बाद वहां अपने बेटे की इस घटना को जानकारी देते हैं। जैसे ही पुलिस चौकी में बताया जाता है कि इनका बेटा एक आईबी अफसर है, पुलिस में हड़कंप मच जाता है। पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है, लेकिन पुलिस को कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था, कोई भी पता नहीं चल रहा था। लेकिन तभी सुबह हो जाता है, प्रकाश घर नहीं पहुंचता है। सुबह सुबह जब प्रकाश की पत्नी अनीता जो होती है वह अपने भाई को फ़ोन लगाती है और भाई से बोलती है कि भैया जीजा जी तुम्हारे कल निकले थे घर आने के लिए मेरे पास, लेकिन अभी तक पहुँचे नहीं। तभी अनीता का भाई अपने मोटरसाइकिल लेकर सुबह में निकल पड़ता है अपने बहनोई अपने जीजा को खोजने के लिए। जैसे ही कुछ दूर आगे बढ़ता है तभी एक रेलवे स्टेशन मिलता है, रलायत रेलवे स्टेशन के पास कुछ आदमियों की भीड़ लगी हुई थी। वहाँ पहुँचता है तो देखता है उसकी बहनोई पड़े हुए हैं, गिरे हुए हैं, जहाँ पर उसे उठा करके आनन फानन में नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद हॉस्पिटल के द्वारा यह सूचित किया जाता है कि यह आदमी मृत है, मर चुका है। अब इसकी घटना तुरंत वो अपने बहन को देता है। बहन और पुलिस पहुंचते हैं हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद सबकी पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में ऐसा कुछ नहीं मिलता है कि इसकी मृत्यु कैसे हुई है। शरीर पर कोई भी हमले का दाग नहीं रहता है, कोई भी खरोंच नहीं रहता है कि किसी से लड़ाई भी हुई हो। कोई खोज किसी प्रकार से कोई सबूत नहीं मिल रहा था कि आखिर इस हत्या हुआ कैसे। ना तो हार्ट अटैक हुआ है, ना ही इससे कोई इंजेक्शन जहर दे कर मारा गया है, ना ही इसकी कोई गला दबा कर मारा है। किसी प्रकार से पोस्टमार्टम में कोई रिपोर्ट मृत्यु का नहीं मिल रहा था। अब पुलिस इस जांच पड़ताल को और आगे बढ़ाती है, क्योंकि जिसकी मृत्यु हुई थी वो एक छोटा मोटा अधिकारी नहीं था, इंटेलिजेंस ऑफ ब्यूरो का एक सीनियर अफसर था। और सीनियर अफसर की हत्या होने के बाद सारा पुलिस डिपार्टमेंट जांच पड़ताल में लग जाता है। तभी इस जांच की पड़ताल तेज बढ़ाई की जाती है और इसके पिता की आवेदन पर जो पुलिस कमिश्नर होते हैं वो कोई भी एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं कर चुके थे, ना ही कर रहे थे। जांच पड़ताल चल रहा था लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था। तभी जो प्रकाश के पिता होते हैं वो न्यायालय के शरण में जाते हैं और न्यायालय के शरण में जाकर अपनी विनती सुनाते हैं न्यायालय महोदय के पास, जज महोदय के पास। वहाँ से आदेश आता है, तब कमिश्नर साहब को एफआईआर दर्ज करना पड़ता है। आखिर इतना लेट एफआईआर दर्ज क्यों हुआ, जबकि एक आईबी अफसर की हत्या हुआ था? इसके पीछे भी कहीं ना कोई साजिश तो नहीं था। तभी पुलिस की जो जांच होती है, एफआईआर हो जाने के बाद जो जांच पड़ताल चालू हो जाता है, इसमें दिल्ली की भी टीम जो है आईबी अफसर की टीम लग जाती है। तब कुछ जांच पड़ताल में ऐसा क्लू सामने मिलता है जिसे सुनने के बाद सभी की पसीने छूटने लगते हैं। जैसे इसमें आईबी अफसर की उपस्थिति होती है जांच में, क्लू सामने आने लगता है। सबसे पहले जो प्रकाश दिल्ली से निकला था, वहाँ से अपने पिता के घर गया राजस्थान, वहाँ तक सब साफ सुथरा था। लेकिन जैसे अपने पिता से घर से निकलकर अपने पत्नी के पास मिलने जा रहा था, उसी रास्ते में इसकी घटना को अंजाम दिया गया था। अब ये घटना किसने अंजाम दिया, कैसे अंजाम दिया, ये समझने वाली बात थी। तभी जो पुलिस की जांच पड़ताल में सामने आता है कि सबसे पहले प्रकाश की पत्नी थी, उसी फ़ोन की डिटेल्स की जांच होती है, उसकी कॉल डिटेल्स की जांच होती है। तब ये पाया जाता है कि प्रकाश की पत्नी जब दिल्ली से प्रकाश निकला था अपने घर को आने के लिए, तब से उससे कांटेक्ट में थी। स्वाभाविक है, उसकी पत्नी है, पति है, दोनों आपस में बातचीत करेंगे। लेकिन प्रकाश की पत्नी का मोबाइल पर
एक ऐसा नंबर पाया गया जिससे लास्ट बार नहीं कई बार उससे कांटेक्ट की गई, कई बार उससे बातचीत हो रहा था। उस नंबर को ट्रेस किया गया। नंबर को ट्रेस करने से वो नंबर निकला परवीन राठौर का। परवीन राठौर का उससे, उसकी पत्नी से लंबी समय से बातचीत चल रहा था। घटना वाले दिन भी 18 फरवरी 2018 को भी ठीक सुबह से बातचीत परवीन राठौर का उसकी पत्नी अनीता से बातचीत हो रहा था। परवीन को पुलिस धर दबोचने की कोशिश करती है, लेकिन परवीन पकड़ाता नहीं है। वो अपने घर से, अपने जगह से फरार हो चुका था। उसे अंदाज़ा हो चुका था कि अब उसकी खैर नहीं, अब वो पकड़े जाने वाला है। तभी पुलिस अधिकारी पहुंचते हैं अनीता के घर प्रकाश की पत्नी के पास। प्रकाश की पत्नी को थाने लाया जाता है। थाने लाने के बाद उससे पूछताछ की जाती है। तब अनीता पहले तो पूरी तरह से साफ सावित्री अपने आप को घोषित करती है, और वो एक आईबी अफसर की पत्नी होने के नाते वो पूरी तरह से संतुष्ट करती है पुलिस अधिकारी को। और पुलिस अधिकारी जब संतुष्ट नहीं होते हैं तब उसकी अनीता की फ़ोन को, डिटेल्स को उसके सामने रखा जाता है कि ये परवीन कुमार कौन है। तब वो बताती है कि परवीन कुमार उसके भाई हैं। अब यहाँ पर कहानी ही पलट जाती है। जैसे ही बोलता है कि परवीन कुमार भाई है और उसके पिता से पूछा जाता है तो वो भी यही बोलते हैं कि हाँ, इसका मुंह बोला भाई है। अब मुंह बोला भाई और भाई में दोनों में अंतर हो जाता है। जो ओरिजिनल भाई था जिससे सुबह में खोजा गया, वो ओरिजिनल भाई था, अपने बहनोई को खोज कर हॉस्पिटल में पहुंचाया। लेकिन ये परवीन कुमार जो था मुंह बोला भाई था। अब इससे सारी बात को पूछा जाता है। तब शक्ति जब की जाती है पुलिस के द्वारा, तब अनीता सारी बात को कबूल कर लेती है। अनीता बताती है कि दरअसल प्रकाश के साथ उसकी शादी वर्ष 2017 की जनवरी महीने में होता है। लेकिन प्रकाश की शादी से पहले जिस गांव में वो रहती थी अनीता, उसी गांव में परवीन राठौर रहता था। और परवीन राठौर के साथ अनीता का पहले से ही जान पहचान था। उसे वो पसंद, एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन घर वाले की मर्जी के खिलाफ वो जाना नहीं चाहती थी। इसीलिए अनीता अपनी शादी प्रकाश के साथ कर लेती है। शादी करने के बाद एक अनहोनी भी हो जाता है कि जिस गांव में, राजस्थान में वो रहती थी और जहां पर वो पढ़ाने जाती थी, जिस स्कूल में वो टीचर थी, उसी स्कूल में परवीन की पत्नी भी टीचर रहती है। अब उसी दौरान परवीन अपनी पत्नी को जब स्कूल छोड़ने आता है तो परवीन का नज़र अनीता पर पड़ जाता है। और जैसे अनीता पर पड़ता है, पुरानी यादें ताज़ा हो जाता है और दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों की बातचीत जैसे शुरू हो जाता है, दोनों का लगाव बढ़ने लगता है। और दोनों का लगाव इस तरह बढ़ जाता है कि मानो आपस में पति पत्नी के रूप में रहने लगते हों। ये बात धीरे धीरे प्रकाश को पता चलता है। प्रकाश रोका टोकी करने लगता है। तभी अनीता क्या करती है कि राखी के दिन प्रकाश को सांत्वना देने के लिए, प्रकाश को समझाने के लिए राखी के दिन परवीन को बुलाती है अपने घर। और प्रकाश के सामने, पूरे परिवार के सामने परवीन को वो राखी बांध देती है। राखी बांधती है कि ये मेरा भाई है। इस बात से प्रकाश भी कुछ बोल नहीं पाता, समझ नहीं पाता। लेकिन धीरे धीरे प्रकाश को बात समझ में आ चुका था। और कुछ ही दिन के बाद जब प्रकाश दिल्ली में रह रहा था कंटिन्यूअस, उसी बीच में उसकी पत्नी अनीता प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद प्रकाश को ये समझ में नहीं आया कि जब मैं दिल्ली में हूँ तो मेरी पत्नी प्रेग्नेंट कैसे हो गई। इस कारण से अब प्रकाश जो है अपनी पत्नी की जो होने वाला बच्चा होता है उसकी डीएनए टेस्ट कराने की बात करता है। अब जैसे ही डीएनए टेस्ट की बात सुनती है अनीता, वो पगला जाती है, वो बेचैन हो जाती है। अब बेचैन होने के कारण अब उसे अपने रास्ते से हटाने की प्रोग्राम बना लेती है। और रास्ते से हटाने के लिए सबसे अच्छा मोहरा था उसका प्रेमी परवीन को ये बात बताती है कि मेरा पति को शक हो चुका है और वो डीएनए टेस्ट कराने की बात कर रहा है। तभी अनीता को ये मालूम चलता है कि उसका पति जो प्रकाश है वो दिल्ली से छुट्टी लेकर आ रहा है। 18 फरवरी का दिन होता है और जैसे ही वो
प्रकाश दिल्ली से रवाना होता है। उसकी सारी खबर अपने प्रेमी परवीन को अनीता दे रही थी और वह पहले राजस्थान आता है। प्रकाश अपने माता पिता से मिलता है, लेकिन जब वो दिल्ली से चला था उसी बीच में परवीन के कुछ गुर्गे होते हैं। परवीन ने 3 लाख रुपए में 3 लड़के को हायर किया था। पहला नाम था संतोष निर्मल। संतोष निर्मल जो था ये मेडिकल का जाना माना नाम रहता है और वो मेडिकल से हर रिलेटेड के बारे में उससे जानकारी रहता है। दूसरा नाम रहता है फरमान। फरमान जो एक पेशे से गुंडा होता है। तीसरा नाम होता है एक नाबालिग लड़का। तीसरा एक नाबालिग लड़का था। पहले वो संतोष से बातचीत करता है और संतोष बात करता है फरमान से। फरमान को यह आदेश दिया गया था कि जैसे प्रकाश दिल्ली से निकलेगा उसे राजस्थान और दिल्ली के बीच में उसी ट्रेन में खिड़की के पास चाहे गेट के पास जब भी वो जाए उसे धक्का मार देना है ताकि वो गिर जाए। लेकिन फरवरी का महीना था, ठंड का मौसम था, सभी लोग नकाब पहने हुए रहते हैं। करीब करीब जो पैसेंजर होते हैं वो भी आजकल टोपी पहने हुए थे। प्रकाश भी मंकी टोपी पहने हुए था ठंड के वजह से, इसीलिए उसके चेहरा को पहचान नहीं पाया और वह सुरक्षित बचकर राजस्थान चला जाता है। राजस्थान आने के बाद उसका पीछा किया जा रहा था। तभी प्रकाश को वो राजस्थान के स्टेशन पर, झालवाड़ा स्टेशन पर देख लेता है। झालवाड़ा स्टेशन से वो पीछा करता है। ठीक रात के 6 से 7 बजे वो पहुंचता है। जैसे प्रकाश अपने घर के रास्ते में पहुंच जा रहा था तभी एक छोटा सा होल्ट या स्टेशन बोला जाए, रेलायत स्टेशन है, वहाँ पर वो जैसे ही पहुँचा उसे किडनैप कर लिया गया। किडनैप करने के बाद उसे मारकर इसी स्टेशन के पास पटरी के किनारे फेंक दिया गया। फेंक देने के बाद उसकी खबर नहीं मिली। परवीन इसकी खबर ले रहा था और इसकी खबर अपनी प्रेमिका अनीता को भी दे रहा था। अनीता अपने फ़ोन से सारी बगल सूचना ली और ड्रामा कर रही थी। ड्रामा करने के बाद वो सारी जगह सूचना ले रही थी जबकि उसे सब कुछ मालूम हो चुका था। तभी पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में कुछ नहीं मिलता है। तभी आईबी अफसर और कुछ पुलिस अधिकारी ये सब जान चुके थे। अब पूछते हैं कि आखिर ऐसा किस चीज़ से मारा गया था प्रकाश को जिसकी कोई रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं आता। तभी अनीता बताती है कि जो उसका प्रेमी परवीन होता है उसका एक दोस्त था संतोष निर्मल। संतोष निर्मल जो राजस्थान से थोड़ी दूर जयपुर में वो मेडिकल साइंटिस्ट रहता है और वो एक ऐसा इंजेक्शन का नाम बताया था जिसे देने के बाद उसकी कोई भी रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आता है और उसका नाम होता है केंटामाइन। केंटामाइन इंजेक्शन का 2 खुराक परवीन ने प्रकाश के पैर में लगा दिए थे। पैर में लगाने की वजह से उसकी बॉडी जो थी पूरी तरह से सून हो चुकी थी और उसकी हत्या आधे घंटे के अंदर हो चुका था, जिसका कोई भी मेडिकल प्रूफ नहीं होता है, मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आता। अब इस प्रकार से उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई भी रिपोर्ट मृत्यु का नहीं आया। अब यहाँ पर पुलिस जो है उसको और उसके प्रेमी परवीन को कुछ दिनों के बाद परवीन भी पकड़ा जाता है और फरमान संतोष निर्मल और नाबालिग लड़का को पकड़कर पुलिस जेल की सलाखों के पीछे कर देती है। केस चलता है, मुकदमा चलता है न्यायालय में और ठीक जुलाई 2025 में एक फैसला आता है न्यायालय के द्वारा कि इन दोनों को, पत्नी जो होती है अनीता और उसका प्रेमी परवीन राठौर को आजीवन कारावास की सज़ा दी जाती है। लेकिन फरमान जो है, फरमान को आज न्यायालय ने बाइज्जत रिहा कर देता है, जबकि सारा घटना का इंजेक्शन का जानकारी उसी ने दिया था। लेकिन फिर भी उसे न्यायालय के द्वारा रिहाई मिल जाती है। वहीं पर नाबालिग लड़का और एक संतोष को 14 वर्षों का सज़ा दे दी जाती है। अब इस प्रकार से इस खुफिया साजिश की पर्दा हट जाती है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।